हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनिसेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी के शॉर्ट नोट्स की। ये जो सीरीज़ बन रही है ये है एमपी, ईएसबी और अदर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। कभी कभी एंड मोमेंट पे हमें समझ में नहीं आता क्या क्या रिवाइज करें, तो वही कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट नोट्स में लाई हूँ। तो आज बात करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी में सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ की। कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे पहला डिजीज़ है एड्स, जो कि होता है HIV से। कोरोना होता है कोरोना वायरस से। इबोला होता है इबोला वायरस से। फाइलेरियासिस होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से, जो कि एक निमेटोड है, याद रखना। और इसका जो वेक्टर है वो होता है मस्कीटो, कौन सा, क्यूलेक्स। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, ये होता है वेरिसेला जोस्टर से। मम्प्स पैरामिक्सो वायरस से। मीजल्स मोरबीली वायरस से। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस से। डिफ्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी से। वूपिंग कफ होता है बॉर्डेटेला पर्टुसिस से। ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। प्लेग होता है अर्सीनिया पेस्टिस से, और इसका जो वेक्टर है वो एक तरह की फ्लाई होती है। मलेरिया होता है फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से, और ये एक तरह का प्रोटोजोअन है। ये भी हमें मस्कीटो से होता है। अगला आ जाता है रेबीज़, और जो कि होता है रेबीज़ वायरस के कारण। नेक्स्ट होता है ट्रैकोमा, ये कई बार एग्जाम में आया है। ट्रैकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से। लेप्रेसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम से। गोनोरिया होता है नेसेरिया गोनोरी से। कॉलेरा होता है वाइब्रियो कॉलरी से। टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। पोलियोमाइलाइटिस होता है पोलियो वायरस से। पर्टुसिस होता है बॉर्डेटेला पर्टुसिस से, ये प्रीवियस स्लाइड में बोल चुकी हूँ। अमीबायासिस होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। येलो फीवर होता है फ्लेवी वायरस से, ये भी एक वेक्टर मस्कीटो के थ्रू होता है। जीका वायरस जो है वो भी मस्कीटो के थ्रू होता है। शिजाइलोसिस होता है शिजाइला से। और रेबीज़ अगेन रेबीज़ वायरस से। और इसके जो वेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एग्जाम में आ जाते हैं। कई बार आपको डिजीज़ दे देंगे और आपसे कॉजेटिव एजेंट पूछ लेंगे, और अगर कुछ नहीं तो वेक्टर पूछ लेंगे। और ऐसा भी नहीं, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि मान लो कॉलरा जो है वो किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ना ज़्यादातर बैक्टीरिया थे, और जो अलग से थे जैसे नेमाटोड वगैरह, तो वो मैंने मैंशन किया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। अब अगली चीज़ क्या आती है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, पहले इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि जो अलग अलग डिजीज़ हैं उनसे लड़ने का एक जो बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है इनेट यानी कि इनबॉर्न, जो बचपन से ही पैदाइशी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। दूसरी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव या अक्वायर्ड। अडेप्टिव यानी जो हम बड़े होते होते हमने धीरे धीरे अक्वायर की है, उसे हम कहते हैं अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरली अडेप्टिव, एक होती है आर्टिफिशियली अडेप्टिव। नेचुरली अडेप्टिव का मतलब होता है कि जब हम बड़े होते गए ना, तो अपने आप ही हमारी बॉडी में वो चीज़ आती गई, वो इम्यूनिटी आती चली गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें दो आते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती है मैटरनल, यानी कि हमें अपनी माँ से जो मिली हुई एंटीबॉडीज़ है ना, जब बच्चा पेट में होता है तो माँ की मतलब बच्चे की बॉडी में माँ के थ्रू भी एंटीबॉडीज़ जा रही हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज़ हमें मिल रही है मम्मी के थ्रू, वो हो गई हमारी मैटरनल यानी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट होती है एक्टिव। एक्टिव के अंदर आ जाता है, जैसे कि मान लो हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, आज हमें चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, और आगे चल के अगर चिकन पॉक्स का वायरस फिर से बॉडी में आता है तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बनी हुई इम्यूनिटी उससे लड़ लेगी और उसको ख़त्म कर देगी। अगला आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर यानी कि जो कि आर्टिफिशियली बाहर से ली गई है, जैसे कि पैसिव। पैसिव में क्या होता है, एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करी जाती है। कई बार आप लोगों को पता होगा ना कि किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लेते हैं। कोई भी एंटीबॉडी जो बाहर से हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जा रही है, वो हो जाएगी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। फिर नेक्स्ट आता है एक्टिव। एक्टिव के अंदर आ जाएगा इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीन वगैरह, किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा। ये पूछा जाता है कई बार। अब वैक्सीन से याद आया कि चलो वैक्सीन ही पढ़ लेते हैं। तो वैक्सीन में पूछा जाता है कि आपको ना कोई भी वो दे दिया जाएगा, जैसे पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन किस तरह की वैक्सीन है, क्या वो इनएक्टिवेटेड है, क्या वो लाइव एटेन्यूएटेड है, इस तरीके से आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ से वैक्सीन टाइप लिखे हैं, एक तरफ उनके एग्जाम्पल लिखे हैं। पहली होती है इनएक्टिव वैक्सीन। इनएक्टिव वैक्सीन यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे किल्ड वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पे मैं किल्ड कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ ये चीज़ मेंशन करें। तो किल्ड वैक्सीन जो है उसके अंदर आ जाती है हेपेटाइटिस ए, और दूसरी आ जाती है पोलियो, जो शॉर्ट आता है ना पोलियो का, वो, और रेबीज़।
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन यानी कि जो लाइव फॉर्म में है लेकिन इनएक्टिव कर दी गई है, यानी कि है तो जिंदा वो जो भी पार्ट है वायरस का बैक्टीरिया का, लेकिन ये है कि उसको कैसा बना दे, मतलब वो विरुलेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें कौन कौन सी आ जाती है, मीजल, मम्स, रुबेला, इनका जो MMR कंबाइंड वैक्सीन है ना वो इसी के अंदर आती है। रोटा वायरस की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की, चिकन पॉक्स की और येलो फीवर की। ओरल पोलियो ड्रॉप जो बचपन में 2 बूंद जिंदगी की आती थी ना वो इसी में आती है। और BCG, देखो ओरल पोलियो और BCG और MMR ये 3 तो एकदम रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि ये तो आती ही आती है एग्जाम में। अगर MPESB में नहीं आई तो एम्स में आ जाएगी, एम्स में नहीं आई तो जो कल्याण हॉस्पिटल वाला निकला है उसमें आ जाएगी। तो भाई ये पढ़ लो ये। अगला आता है mRNA वैक्सीन। कोरोना में अभी वैक्सीन जो प्रिपेयर की गई थी वो ऐसे ही प्रिपेयर की गई थी। ठीक है, अगला आता है सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट, पॉलीसैकेराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये 3-4 चीज़ों को एक साथ डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हेपेटाइटिस B, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वूपिंग कफ, न्यूमोकोकल डिजीज़, मेनिंजोकोकल डिजीज़, शिंगल्स, इन सब के अगेंस्ट जो भी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वो इसमें आ जाएगी। और टॉक्सॉइड में आ जाती है डिफ्थीरिया और टिटनेस की। अब यहाँ अगर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बताऊँ ना तो पहला, दूसरा और 5वां ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से रट लेना। अगला आता है विटामिन। भैया यहाँ से क्वेश्चन तो तय है, आएगा ही आएगा, है ना। विटामिन 2 तरह के होते हैं, सब जानते हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होते हैं B ग्रुप और C, फैट सॉल्युबल होते हैं ADEK। ठीक है, अब यहाँ पे ना अब ये पूरी मैंने केमिकल लिस्ट दी है कि कौन कौन से विटामिन का क्या केमिकल नेम है और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। चलो फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। विटामिन A को हम कहते हैं रेटिनॉल, इसकी कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन D को कहते हैं कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से होती है रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया। विटामिन E को कहते हैं टोकोफिरॉल और इससे होती है इनफर्टिलिटी। विटामिन K को कहते हैं फाइलोक्विनोन और इससे बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग है ना उसका टाइम बहुत बढ़ जाता है, क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होती। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से होता है चीलोसिस। विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा। विटामिन B5 पेंटथेनिक एसिड की कमी से होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से होती है डर्मेटाइटिस और अनीमिया। विटामिन B7 बायोटिन की कमी से होता है डर्मेटाइटिस और एंटेराइटिस। इसके अलावा इसकी कमी से बाल भी झड़ते हैं, सब जानते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। और लास्ट विटामिन C जिसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या तो आपको बोल देंगे विटामिन 2 जो है उसका केमिकल नेम बताओ, तो बताना रहेगा राइबोफ्लेविन, है ना। तो इस तरीके से छोटे मोटे ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए फटाफट रिवाइज कर लो। अब इसके आगे हम पढ़ लेते हैं फटाफट से मिनरल्स। तो अब मिनरल्स में सबसे पहले ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा मिनरल ICF में होता है, कौन सा ECF में होता है। तो मेजर याद रख लो, जैसे कि ECF में सोडियम होता है, कैल्शियम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और पोटेशियम जो है वो इंट्रासेलुलर। इन तीनों से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो अब कैल्शियम जो है उसका फंक्शन क्या होता है, ये बोन और टीथ बनाने का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, हार्ट फंक्शन, नर्व फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस क्या करता है, हमारी टीथ और बोन्स को बनाता है। इसके अलावा जो बॉडी में एनर्जी को रेगुलेट करता है, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसमें फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो है ना बॉडी का जो फैट होता है ना उसको फॉस्फोलिपिड के रूप में कैरी करता है, ठीक है। अगला आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ज़रूरी है। मेनली इसका काम जो है एनर्जी यूटिलाइज होती है तब आता है इसको फैक्टर। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का काम, अब देखो यहाँ पे तो लिख दिया कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या, सिंपली हमारे नर्व फंक्शन, मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट ही तभी होता है जब सोडियम की एंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। अब एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाता है ना तो उसके बाद उसको रीपोलराइजेशन की स्टेट में लाने के लिए पोटेशियम ज़रूरी है। हार्ट के रिदम को प्रॉपर रखने के लिए पोटेशियम ज़रूरी है। अच्छा हाँ, सोडियम एक और चीज़, सोडियम बॉडी के वाटर को भी बैलेंस करता है। नेक्स्ट आता है आयरन। सब जानते हैं आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन ऑल्सो। तो भैया यहाँ पे हीमोग्लोबिन आयरन का रोल हो गया। अगला आ जाता है आयोडीन। आयोडीन का काम होता है थायराइड हार्मोन्स बनाने में, जो T3 और T4 होते हैं उनमें आयोडीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वहाँ पे यूज़ होता है स्ट्रक्चर के अंदर।
जिंक का काम होता है एंजाइम्स के सिस्टम्स में काम करना, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन में भी हेल्प करता है रिलीज़ में। नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर भी कई सारे एंजाइम्स का पार्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हो गए मेजर मिनरल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ECF ICF में कौन सा मिनरल होता है वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा ना ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। प्लीज़ एक बार उसको देख लें। PDF चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसी वीडियो के लिए ना बने रहिए, रोज़ आपको इस तरह की एक वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।